हेलो बच्चों, आपका आपके चैनल एग्री कोचिंग प्रयागराज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एमसीक्यू की सीरीज, नई सीरीज हम लेके आए हैं और बीच में कुछ गैप था, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। और शुरू करते हैं हम लोग। उसके साथ साथ बच्चों आप लोग थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। खुद जो है प्रॉफिट लीजिए क्लास का और अपने दोस्तों को भी प्रॉफिट पहुँचाइए। ठीक है, ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग शुरू करते हैं सीरीज जो हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। इसमें पहला क्वेश्चन है, फुली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त कर चुका है। इसमें ऑप्शन पहला दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो बच्चों अभी स्टेट की बात करेंगे। मुख्य रूप से जो है हमारा सिक्किम जो है टोटली ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ओनली ऑन स्टेट की बात करेंगे। इसके साथ साथ एक हमारा यूटी भी है। यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। एक हमारा यूटी है जो ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त कर चुका है। उस यूटी का क्या नाम है आप लोग जानते होंगे, उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी जो है हमारा ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ऑर्गेनिक स्टेट, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी फार्मिंग जिसमें हम सिंथेटिक केमिकल का यूज ना करते हो, यानी कि बिना सिंथेटिक केमिकल के यूज के बिना खेती करना ही क्या कहलाता है? हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सिंथेटिक केमिकल के यूज के बिना खेती होती है हमारा पूर्ण रूप से? वो होता है हमारा सिक्किम। अगर कोई यूटी की बात करें तो कौन सा होता है? हमारा लक्षद्वीप। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ हमारे इंस्टीट्यूट, जैसे आईफोम होता है। क्या होता है? आईफोम। आईफोम ये कहां पर है? इसका नाम होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये कहां पर है? बोन, जर्मनी। कहां है? बोन, जर्मनी। ठीक है। इसके अलावा अपने यहाँ है एक इंस्टीट्यूट इंडिया में, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। इसे याद कर लेना आप लोग, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। ये कहां पर है? हमारा गाजियाबाद में। कहां है? गाजियाबाद यूपी में है। गाजियाबाद यूपी में है, ये ध्यान देना हमेशा। इसके अलावा एक हमारा प्रोग्राम चला है, इसे बोलते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। ये कब चला था? 2015 में। कब चला था? 2015 में। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है। अच्छा, पूछता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म किसने दिया था? अगर टर्म पूछेगा तो किसने दिया था? नॉर्थ बर्न ने दिया था। नॉर्थ बर्न ने दिया था। अगर फादर पूछे ऑर्गेनिक फार्मिंग के तो हो जाएंगे एल्बर्ट। कौन हो जाएंगे? एल्बर्ट होवर्ड। कौन है? एल्बर्ट हावर्ड जो होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर पूछ लिया जापान में तो कौन है? फुकुओका करके हैं। वही जो हमारा फुकुओका है वही नेचुरल फार्मिंग के भी पिता हैं। इसके नेचुरल फार्मिंग के भी पिता हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पंचगव्य। इनमें से कौन सा पंचगव्य का कंपोनेंट नहीं होता है? बच्चों पहले जानो पंचगव्य क्या होता है। पंचगव्य एक जो होता है प्रिपरेशन होता है, एक कंपोनेंट होता है जो इनपुट के रूप में हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होता है, उसे बोलते हैं पंचगव्य। इसका नाम पंचगव्य इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें काऊ के 5 प्रोडक्ट मिले होते हैं, यानी कि काऊ के 5 प्रोडक्ट से मिलकर ये बना होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पंचगव्य। इसमें पूछ रहा है कौन सा पंचगव्य का कंपोनेंट नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है मिल्क, दूसरा है कर्ड, तीसरा है डंग और चौथा है हनी। ठीक है, इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है? तो आंसर पहले जान लो आप लोग की, ये भी रिक्वायर थी, पहले आंसर बता दिया करो ना। तो आंसर ले लो, इसका आंसर क्या है? हनी। हनी जो होता है पंचगव्य का पार्ट नहीं होता है। और पंचगव्य के जो कंपोनेंट होते हैं, इसके पंचगव्य के जो कंपोनेंट होते हैं 3 तो यही दिए हैं। एक तो हमारा होता है मिल्क। क्या होता है? मिल्क। दूसरा क्या होता है? हमारा कर्ड। कर्ड मतलब दही। तीसरा क्या होता है? डंग। ठीक है, और चौथा क्या होता है? यूरिन। क्या होता है? यूरिन। और चौथा क्या होता है? घी। ठीक है, ये हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं किसके? पंचगव्य के। बाकी कुछ कंपोनेंट होते हैं कंपलसरी नहीं है और वो ऐड कर सकते हैं ना, जैसे कोकोनट का जो कोकोपीट वगैरह होता है उसको हम यूज कर सकते हैं ना, उसको एडिशनल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। मुख्य रूप से 5 कंपोनेंट है। ठीक है, अगर कोई ऐसा अगर नया कंपोनेंट ऐड हुआ होगा तो हम बाद में रिसर्च पेपर पढ़ के आप लोग को बता दिया करेंगे आपके। ठीक है,
अच्छा पंचगव्य का रेट पूछता है, किस रेट से बिकता है। ये बिकता भी ध्यान देना, खरीद भी सकते हैं। ये बिकता लगभग 25 से 30 रुपए लीटर। कितने रुपए? 25 से 30 रुपए लीटर बिकता है। और इसको डालने पे क्या होता है, माइक्रोब की संख्या बढ़ती है। जब हम इसको अपने फील्ड पे डालते हैं तो माइक्रोब, जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एक्टिनोमाइसीट जो होते हैं, फंजा, ये सब बढ़ते हैं, हार्मफुल माइक्रोब नहीं। इसको हमारा बोलते हैं पंचगव्य। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, देखो आ गया क्वेश्चन। IFOAM उसको बोलते हैं आईफोम इज सिचुएटेड एट, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड एक हमारा इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल पर, उसका नाम है आईफोम। वो कहाँ पर स्थित है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, अभी हमने बताया था। ऑप्शन पहला ऑप्शन है नैरोबी केन्या, ठीक है, दूसरा है पेरू, तीसरा ऑप्शन है सीरिया, और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। अभी आंसर हमने बता ही दिया था। ये कहाँ पर है, हमारा बोन जर्मनी में। कहाँ है, बोन जर्मनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोन जर्मनी, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। नैरोबी केन्या में क्या हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पेरू में क्या है हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा किसका, पोटैटो का, और सीरियम क्या है हमारा इकार्डा, आप लोग नाम सुनेंगे ना, इकार्डा का हमारा लेपो सीरिया। अभी इसका भी कुछ प्लेस चेंज हो गया है, पुराना प्लेस इसका सीरिया था, नया वाला हम बता देंगे आप लोग। ठीक है, लेबनान करके हो गया है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया है विच इंडियन ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हैज ह्यूज डिमांड इन वर्ल्ड मार्केट। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है इंडिया का जिसका वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। इसमें ऑप्शन दिया है ऑर्गेनिक रूप से प्रोड्यूस हुआ टी, ऑर्गेनिक रूप से प्रोड्यूस हुआ कॉफी, ऑर्गेनिक रूप से प्रोड्यूस हुआ कॉटन, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान देना, जो भारत का जो ऑर्गेनिक रूप से प्रोड्यूस टी होता है, कॉफी होता है, कॉटन होता है, इन तीनों की बढ़िया डिमांड है। ध्यान देना, इन तीनों की बढ़िया डिमांड है। इंडिया फेमस भी है ऑर्गेनिक टी के लिए, ऑर्गेनिक कॉटन के लिए, और ऑर्गेनिक कॉफी के लिए। ठीक है, अच्छा ध्यान देना हमेशा, कोई जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होता है हमारा नेचुरल फार्मिंग। दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछता है। जैसे अभी हमने एक इंटरव्यू दिया था BPSC BO और SDO का, तो वहाँ पर मेरे से डिफरेंस पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। तो अगर कोई ऐसे कहीं पूछता आपसे, कहीं एग्जाम में आ जाता, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है उसमें किसी सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन बायो फर्टिलाइजर का यूज होता है। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग होता है उसमें भी सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं होता, लेकिन बायो फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है। नेचुरल फार्मिंग है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम कुछ प्रिपरेशन बनाते हैं, जैसे हो गया जीव अमृत हो गया, बीज अमृत हो गया, वापसा हो गया, एक मल्च का प्रोडक्ट बनाते हैं, इन सब इनपुट का यूज करते हैं। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर होता है जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करना चाह रहा है कोई फार्मर, तो सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक अंतर होता है जो ऑर्गेनिक रूप से प्रोड्यूस हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें लेबलिंग वगैरह लगी रहती है ना, लोगो वगैरह लगा रहता है। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से बनता है उसमें लोगो वगैरह नहीं लगा रहता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह जानते रहना आप लोग, ट्रेंड में इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ईयरली सीक्वेंस, ईयरली ध्यान देना, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप एंड फैलो ऑन ए गिवन एरिया कॉल्ड एज। ठीक है, जो समय के साथ साथ और स्पेस के साथ साथ जो स्पेस यूज करते हैं, और वह स्पेस कौन सा हो सकता है, हम क्रॉप पे भी ले सकते हैं और फैलो को भी हम जोड़ते हैं उसमें, उस सिस्टम को, उस चीज को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या दिया आपका, क्रॉप रोटेशन, दूसरा ऑप्शन है क्रॉपिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है फार्मिंग सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ समझा के। देखो जब हम क्रॉप को दिखाते हैं या बताते हैं कि समय के साथ साथ, मतलब जैसे समय क्या होता है हमारा, रबी खरीफ जायद, ऐसे चलता समय हमारा रबी खरीफ जायद, तो समय हमारा ये हो गया। और स्पेस की बात करें कितने क्षेत्रफल में है, एक पर्टिकुलर कोई हमारा मान लो खरीफ कोई क्रॉप ले लो, वो खरीफ की क्रॉप एक पर्टिकुलर एरिया के कितने क्षेत्रफल में ग्रो किया जा रहा है, उसे बोलते हैं हमारा स्पेस। और टाइम का मतलब खरीफ में ग्रो कर रहे हैं। देन कोई क्रॉप ऑल ईयर रबी में ले रहे हैं, उसको कितने एरिया में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जायद में देखते हैं कि जायद में कोई और क्रॉप लेंगे और उसका एरिया कितना है, या कभी कभी देखते हैं कोई सीजन में हम कुछ फील्ड खाली रख देते हैं। तो यही चीज़ होता है कि जब
समय के साथ साथ या सीजन के साथ साथ क्रॉप को कैसे हम जो है एरिया में ले रहे हैं, और उस एरिया में चाहे हम क्रॉप को लें या फैलो को लें, जो इस चीज़ को दिखाता है कि समय और टाइम के साथ साथ कौन सी क्रॉप ले रहे हैं, वो चीज़ हमारा कहलाता है क्रॉपिंग पैटर्न। ध्यान देना हमेशा, क्रॉपिंग पैटर्न हमेशा क्या दिखाता है कि समय के साथ साथ कितने स्पेस पर कौन सी क्रॉप ले रहे हो, उसे हमारा बोलता है क्रॉपिंग पैटर्न। और ये क्वेश्चन पूछता भी है पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री का कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है। जैसे अपने इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न, मोस्ट जो क्रॉपिंग पैटर्न है मोस्टली राइस वीट बेस्ड है। राइस वीट पे मतलब क्या होता है कि हमारा राइस खरीफ में लगेगा और रबी में वीट लगता है। मुख्य रूप से राइट और वीट क्रॉपिंग पैटर्न अपने इंडिया में फॉलो होता है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, और भी हम जान लेते हैं और सब चीजें क्या हैं, यानी कि जब समय के साथ साथ यानी कि टाइम, अच्छा हमेशा जहां देख लेना टाइम और स्पेस, जब भी टाइम और स्पेस की बात कर लेगा हमेशा आप क्या लगाएंगे क्रॉपिंग पैटर्न, यानी क्रॉप को टाइम के साथ स्पेस के साथ जो फील्ड में एडजस्ट करते हो या करने की चेष्टा रखते हो या कैसा जैसे प्रचलन में होता है उसको हमारा बोलते हैं क्या, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। अच्छा, इसी रिलेटेड होता है क्रॉपिंग सिस्टम। ये क्या होता है, जैसे कोई क्रॉपिंग पैटर्न है, मान लो हमारा राइस वीट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो हम मान लो कागजी बिहेव पे करते हैं, मान लो कागजी बिहेव हम लोग जान रहे हैं कि ठीक है क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा लिया जाता है। एक्चुअल में जब उसको फील्ड में उतारते हो, कोई हमारा मान लो हमको राइस लेना है या पैडी लेना है खरीफ में, वीट को रबी में लेना है, तो एक्चुअल में आप राइस को खरीफ में लो फील्ड में जाके और वीट को रबी में लो, तो क्या करोगे, जो भी हम क्रॉप ले रहे हो, क्रॉपिंग पैटर्न ले रहे हो, जब उसे फील्ड में लगाते हो तो होता है इंट्रैक्शन। इसके साथ में इंट्रैक्शन होता है जो हमारे रिसोर्स होते हैं अवेलेबल ना, जैसे हमारा सॉइल हो गया, सॉइल में न्यूट्रिएंट हो गया, हम पानी देते हैं, स्पेस होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर होता है, ये सब क्या होता है इनपुट। उन इनपुट के साथ होता है इंट्रैक्शन। क्या होता है, इंट्रैक्शन, ठीक है, हमारे फार्म के इम्प्लीमेंट हो गए हैं। इन सब के साथ जब क्रॉप का इंट्रैक्शन होता है उससे कुछ बनता है हमारा प्रोडक्ट, या यानी कुछ मिलता है हमारा ईल्ड। क्या मिलता है, ईल्ड, ठीक है। तो क्या होता है जब क्रॉपिंग पैटर्न को किसी रिसोर्स साथ इंट्रैक्शन करवाते हो उससे हमारा कुछ ईल्ड मिलता है, इस चीज को हमारा बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। ध्यान देना, ठीक है। अब एक क्रॉपिंग सिस्टम अलग अलग टाइप का होता है। जब आप पूरे साल में एक क्रॉप लोगे उसे हमारा बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। जब एक साल में एक से अधिक क्रॉप लेते हो, एक वर्ष में एक से अधिक क्रॉप लेते हो तो बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग अलग अलग टाइप की होती है, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग हम बाद में बताएंगे। तो क्या होता है जब क्रॉपिंग पैटर्न को के साथ किसी रिसोर्स का इंट्रैक्शन करवाते हो, कोई प्रोडक्ट या यील्ड मिलता है, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। अच्छा, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सीजन वाइज क्या करो, सीजन वाइज क्या करो, क्रॉप जो होते हैं क्रॉप को क्या करो, बदल के बो, क्या करो, अदल बदल के बो, ठीक है। तो क्या होता है कि समय के साथ साथ या सीजन के साथ साथ फसलों को क्या करो, अदल बदल कर सोइंग करो। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक बार आप सीरियल ले रहे हो अगली बार पल्स ले लो, ठीक है, या फिर अगर पहले पल्स ले लो फिर सीरियल ले लो। इससे होगा क्या, जो क्रॉप रोटेशन करते हैं फायदा क्या होता है कि अगर कोई सीरियल ले रहे हो तो उथली जड़ वाली होगी, शैलो रूटेड होगी, ठीक है, ऊपर से न्यूट्रिएंट को ले लेगी। और जस्ट उसके बाद पल्स ले रहे हो तो पल्स डीप रूटेड होती है, डीप से न्यूट्रिएंट ले लेगी। उसके साथ में सीरियल फर्टिलिटी को तो ज़्यादा नहीं बढ़ाती है, लेकिन अगर पल्स लेते हो तो फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। तो क्या होता है कि समय के साथ साथ फसलों को अदल बदल कर वो उसको हमारा बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन से फायदा क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ती है, इरोजन कंट्रोल होता है, ठीक है, ध्यान देना। और इसके अलावा और क्या बच रहा है हमारा, फार्मिंग सिस्टम, ये भी जानते रहना। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा बहुत से इंटरप्राइज होते हैं, इंटरप्राइज में हमारे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो हम क्रॉप ले सकते हैं, क्रॉप भी हमारा एक इंटरप्राइज होता है, ठीक है। हम डेयरी मिल मान लो पोल्ट्री कुछ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम फिशरीज कर रहे हैं, तो हमारे होते हैं इंटरप्राइज। तो जब एक से अधिक इंटरप्राइज का यानी कि मोर देन टू इंटरप्राइज, जब मोर देन टू इंटरप्राइज को एक साथ एक फार्म पे लेते हो, कहाँ, एक फार्म पे लेते हो, जब एक से अधिक इंटरप्राइज को एक फॉर्म पे लेते हो, ठीक है, एक फॉर्म पे लेते हो, उसके बाद क्या होता है कि कोई एक इंटरप्राइज है, उसका जो आउटपुट है, उसका जो बेस्ड मटेरियल होता है, अगले जो होता है हमारे इनपुट या इंटरप्राइज के लिए वो इनपुट का काम करे, उसे हमारा बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक इंटरप्राइज को एक फॉर्म पे लेते हो या ग्रो करते हो, उसे हमारा बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। और इसका एक प्रिंसिपल होता है
इसमें जो एक इंटरप्राइज का बेस्ट मटेरियल होता है अगले इंटरप्राइज के लिए क्या होता है, वो इनपुट का काम करता है। जैसे जैसे मान लो आप क्रॉप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्रॉप ले रहे हो ना, ध्यान दो। अगर आप क्रॉप ले रहे हो, क्रॉप, ठीक है, तो इसका रेजिड्यू मिलेगा, इसका बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रेजिड्यू, इसे बोलते हैं फसल अवशेष। और इसी रेजिड्यू से क्या बनाओगे आप, कंपोस्ट बनाओगे। क्या बनाओगे, इसी रेजिड्यू बना लोगे आप कंपोस्ट, ठीक है। और यही कंपोस्ट बाद में जब कोई अलग फसल लोगे, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, हमारा इनपुट काम करेगा। क्या करेगा, इनपुट काम करेगा। या यही जो रेजिड्यू आता है, इसके अलावा यही जो रेजिड्यू होता है, बना है हमारा पुआल वगैरह, धान से पुआल बना, गेहूं से भूसा बना, जौ से भूसा बना, वो यूज हमारा फीडिंग के लिए। किसके फीडिंग के लिए, जो हमारे डेयरी में हमारे होते हैं, जैसे कुछ भी कर लो, डेयरी है, गाय भैंस भेड़ बकरी, उनके फीडिंग के लिए यूज करो, तब भी तो हमारा अगले के लिए एक का आउटपुट अगले के लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो ये हमारा कहलाता है फार्मिंग सिस्टम। ये चार चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब समझ रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन द सेम पीसेस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर कॉल्ड एज। जब एक लैंड पर, एक भूमि पर ईयर आफ्टर ईयर यानी कि साल दर साल एक ही फसल को ग्रो करते हैं, उस क्रॉपिंग को क्या कहते हैं। अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन दिया है मोनोक्रॉपिंग, दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग, तीसरा है सोल क्रॉपिंग, चौथा है रिले क्रॉपिंग। इसका पहले आंसर जान लो। क्या कह रहा है कि एक, जब हमारा क्या है, हमारा एक भूमि है, तो एक क्रॉप लो, और कब लो, एक क्रॉप पूरे साल में। तो एक साल में एक ही क्रॉप लो, उसे क्या कहेंगे, हमारा नाम ही तो पता लगा होगा, मोनोक्रॉपिंग। क्या कह लेते हैं, मोनोक्रॉपिंग। अब थोड़ा सा अंतर जान लो, मोनोक्रॉपिंग और सोल क्रॉपिंग, और एक और होता है हमारा मोनोकल्चर। समझो, एक होता है मोनोक्रॉपिंग, क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग, एक होता है मोनोकल्चर, क्या होता है, मोनोकल्चर, एक होता है सोल क्रॉपिंग। क्या होता है, सोल क्रॉपिंग, सॉलिड प्लांटिंग भी कहते हैं, तीनों जानते रहना। देखो, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, एक साल में, पूरे साल भर में सिर्फ एक क्रॉप लो। क्या लो, एक क्रॉप लो, एक साल में एक क्रॉप लो, उसे हमारा बोलेंगे मोनोक्रॉपिंग। और जो इसी क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती कितनी होती है, लगभग इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी CRI से बोलते, सॉरी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होगी, 100%, ठीक है। और जो मोनोकल्चर का क्या होता है, इसमें एक ही फसल लो, लेकिन एक सीजन से अधिक बार लो, यानी कि एक फसल को एक से अधिक सीजन में ग्रो करो, उसे हमारा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हमारा मोनोकल्चर। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि वेस्ट बंगाल में, कहाँ, वेस्ट बंगाल में पैडी की कम से कम 2 क्रॉप लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही फसल आप एक से अधिक सीजन में ग्रो कर रहे हो, यानी कि एक ही कल्चर प्रैक्टिस बार बार कर रहे हो, उसे हमारा बोलते हैं मोनोकल्चर। और इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है हमेशा 100 से अधिक होती है। कितनी होती है, 100 से अधिक। और अगला होता है सोल क्रॉपिंग। इन दोनों में अंतर आता है, सोल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग में अंतर पूछता है। सोल क्रॉपिंग क्या होगा, एक क्रॉप की वैरायटी, एक क्रॉप की वैरायटी, एक क्रॉप की वैरायटी को एक बार में एक जगह एक पर्टिकुलर ईयर में ग्रो करोगे। यहाँ कोई क्रॉप की बात कर रहे थे कि एक क्रॉप ही ग्रो करेंगे, वैरायटी कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैरायटी को एक पर्टिकुलर एरिया पे बार बार ग्रो करेंगे, उसे हमारा बोलते हैं सोल क्रॉपिंग। और इसकी भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी, लगभग 100, ठीक है। जब एक वैरायटी की बात करेगा, एक साल में एक ही बार ग्रो करते हैं, हमारा बोलते हैं सोल क्रॉपिंग। और मोनोक्रॉपिंग मतलब पर्टिकुलर क्रॉप एक सीजन में एक ही क्रॉप लेंगे, उसको हमारा मोनोक्रॉपिंग। जब एक ही क्रॉप 2 या 2 से अधिक सीजन में ग्रो करेंगे, उसे हमारा बोलते हैं मोनोकल्चर, ठीक है। और ये फॉलो होता है हमारा वेस्ट बंगाल में पैडी के लिए, कभी कभी 2 क्रॉप और कभी कभी 3-3 फसल ले लेते हैं पैडी की ना, उसे हमारा बोलते हैं मोनोकल्चर। और जान लो, मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, जब इसका मतलब होता है एक फसल एक साल में लो, उसे हमारा बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। और मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक या उससे पहले या 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ईयर में लो, एक साल में लो, उसे हमारा बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। और सोल का मतलब बता दिए, एक वैरायटी को बार बार ग्रो करो एक पर्टिकुलर सीजन में ना। और रिले का क्या मतलब होता है, रिले का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई हमारी खड़ी फसल है, क्या है, हमारी कोई खड़ी फसल है, हार्वेस्ट होने के पहले, जैसे मान लो सोइंग होती है, एक पहली फसल की हम सोइंग किए यहाँ पर, और दूसरे फसल की यहाँ हार्वेस्टिंग हो रही है, इसके हार्वेस्टिंग के पहले दूसरी फसल यहाँ ग्रो कर दो। क्या कर दो, यहाँ दूसरी फसल ग्रो कर दो। तो पहली फसल जो ग्रो की गई है उसके हार्वेस्टिंग के पहले
जब वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या को क्रॉस कर जाए, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर रहे, तो दूसरी फसल को उसी में उसको ग्रो कर दो। ठीक है, इसे हमारा बोलते हैं रिले क्रॉपिंग, या इसी के दूसरा नाम होता है रिले रेस। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 7वें नंबर का है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप्स इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज नोन है। ठीक है, जो हम फसल लेते हैं इंटरक्रॉप में, दो फसल लेते हैं, दो या दो से अधिक फसल लेते हैं, उनके साथ में जो पूरक प्रभाव आता है, मतलब पूरक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को सहायता दें, कुछ मदद करें, तो उस सहायता देने वाली क्रिया को या उस प्रोसेस को, उस टर्म को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन है एलिलोपैथी, दूसरा ऑप्शन है कॉटन इफेक्ट, और तीसरा है सोरगम इफेक्ट, और चौथा है हमारा एनीडेशन। हम आंसर पहले बता दे रहे हैं। तो अब जब दो फसलों को एक साथ में लोगे, एक दूसरे को सहायता दें, उसको हमारा कहते हैं एनीडेशन। क्या कहते हैं, एनीडेशन। अब वो फसलें किसी तरह से भी सहायता दे सकती हैं, चाहे जैसे मान लो तुम एक पल्स ले रहे हो, एक सीरियल ले रहे हो, पल्स नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी, और नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या करेगी, उसको सीरियल को दे देगी, और वही पल्स जो होता है थोड़ा सा क्लाइंबिंग हैबिट की है, और वो क्या करती है, सीरियल के साथ क्लाइंब करके रहे। तो ऐसे करके मतलब एक दूसरे को सहायता करें कुल मिला के। जब एक फसल दो फसल एक साथ लें और एक दूसरे को दोनों सहायता दें, हमारा बोलते हैं एनीडेशन। उस इफेक्ट को बोलते हैं एनीडेशन। अच्छा, एलिलोपैथी क्या होता है, जस्ट एनीडेशन का उल्टा होता है। जब दो फसल को एक साथ लो और उनमें से कुछ, एक फसल से कुछ केमिकल निकले और वह केमिकल दूसरे फसल को क्या करे, हार्मफुल इफेक्ट दे, उसे हमारा बोलते हैं एलिलोपैथी। अच्छा, कॉटन इफेक्ट क्या होता है, जब आप कॉटन को ग्रो करते हो तो कॉटन डीप रूट वाली है। क्या है, डीप रूट वाली है, जिसके रूट बहुत नीचे तक चले जाते हैं, और वो डीप सिस्टम से, यानी कि बहुत डीप से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ऊपर वाला जो सॉइल का लेयर होता है वहां पर न्यूट्रिएंट ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। तो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि कॉटन के बाद ऐसी फसल लेते हैं जिनका रूट जो होता है सैलो होता है। क्यों, क्योंकि जो होता है कॉटन नीचे से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर चुका है, उसे हमारा बोलते हैं कॉटन इफेक्ट। एक होता है सोरगम इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखो जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं या फिर कोर्स सीरियल होते हैं, कोर्स वाले जितने, उनके रेजिड्यू जो होते हैं, अवशेष होता है, उनका सीएन रेशियो क्या होता है ज़्यादा। उनका सीएन रेशियो क्या होता है, उनके अवशेष का होता है ज़्यादा। वैसे सोरगम होता है, सोरगम का सीएन रेशियो होता है ज़्यादा, क्योंकि कोर्स सीरियल है। ठीक है, होता क्या है, जैसे हम लोग कट कर लिए सोरगम को, हार्वेस्ट कर लिए, तो इसका जो स्टेबल रहता है फील्ड में, उस स्टेबल का सीएन रेशियो होता है ज़्यादा, और उसको जब फील्ड में दबाते हैं उसको सड़ने में लगता है टाइम। क्या होता है, सड़ने में लगता है टाइम, क्योंकि सीएन रेशियो है ज़्यादा। और सड़ने में अगर लग रहा है टाइम, जो नाइट्रोजन है पहले से जो सॉइल में है, ठीक है, उसको तो एब्जॉर्ब कर ही लिया, कुछ फर्टिलाइजर से दे देते हैं, और कुछ जो होता है सॉइल से लेता है। तो क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रिएंट था, ये इसको मोबिलाइज होने में क्या हो जाता है, टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम लगता है। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट था थोड़ा सा इमोबिलाइज स्टेज में चला जाता है। तो करते क्या है, तो सोरगम के बाद जो अगली फसल लेते हैं उसमें 25% क्या होता है, 25% अधिक नाइट्रोजन देते हैं। क्या करते हैं, 25% अधिक नाइट्रोजन देते हैं, इसे बोलते हैं हमारा सोरगम इफेक्ट। तो सोरगम के बाद जब आप अगली फसल लोगे उसमें 25% ज्यादा नाइट्रोजन दोगे, इसी को हमारा बोलते हैं सोरगम इफेक्ट। और ये इफेक्ट मोस्ट ऑफ सीरियल दिखाते हैं, कोर्स सीरियल दिखाते हैं, एक्सेप्ट अपवाद कौन सा, हमारा रागी होता है। रागी जो होता है हमारा, ये सोरगम थिकनेस वाला इफेक्ट नहीं शो करता, ध्यान देना, एक्सेप्शन अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग इज नोन है। ठीक है, क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ देते हैं। एकल फसलों के अंतर्गत सापेक्ष भूमि के क्षेत्र जो अंतर फसल में प्राप्त समान उपज का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है, उसे निम्न रूप से जाना जा सकता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, दूसरा है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, एक में रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, लैंड इक्विवेलेंस रेशियो, एक होता है क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो अगर आप दो फसल ले रहे हो, इंटरक्रॉपिंग फसल ले रहे हो, तो उसके इक्विवेलेंट यील्ड हमें सोल क्रॉपिंग के थ्रू लेना हो, तो उस इक्विवेलेंट को कहते क्या है। ऑप्शन क्या दिया इसमें, हम सटीक आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका नाम है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। क्या होता है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। अच्छा, निकलता कैसे है, इसमें होता, मान लो हम दो फसल लिए हैं, 2 क्रॉप लिए हैं, 2 क्रॉप लिए हैं, एक बार हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं और एक बार हम क्या कर रहे हैं, सोल क्रॉपिंग कर रहे हैं ना। ठीक है, एक बार हम क्या कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, एक बार हम क्या कर रहे हैं, सोल क्रॉपिंग ले रहे हैं। वो इंटरक्रॉपिंग होता है हमारा सोल क्रॉपिंग।
इंटरक्रॉपिंग में जब लोगे क्रॉप ए और क्रॉप बी, अगर क्रॉप ए को इंटरक्रॉपिंग में लोगे तो कुछ यील्ड होगा मान लो, ठीक है, कुछ यील्ड होगा मान लो, इसे हम ले रहे हैं पल्स, मान ले रहे हैं कोई पल्स, तो 8 कुंटल हो रहा है जब इंटरक्रॉपिंग ले रहे हो। और यहाँ कोई सीरियल मान लो, और सीरियल ले रहे हो मान लो 25 कुंटल हो रहा है, ठीक है, यील्ड हम मान ले रहे हैं। लेकिन जब दोनों को एक साथ ले रहे हो तो यील्ड इतना इतना हो रहा है, पल्स का 8 सीरियल का 25। जब इसे हम सोल क्रॉपिंग के तौर पे ले रहे हैं तब यील्ड कितना हो रहा है, मान लो इसका 9 कुंटल हो रहा है, ठीक है, और इसका कितना हो रहा है, मान लो इसका हो रहा है 22 कुंटल, ठीक है। और तब इसको निकालते कैसे, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं, जो इंटर क्रॉपिंग में यील्ड हुई होगी इंडिविजुअल क्रॉप की, उसका सोल क्रॉपिंग से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे, 8, मान लो हम पहले पल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है 8 डिवाइड बाई 9, ठीक है। और यही चीज हम सीरियल में देखेंगे, प्लस कर दोगे, यहाँ प्लस कर दोगे और यहाँ लिखोगे 25 डिवाइड बाई 27, ठीक है। ये जो आप कैलकुलेशन करोगे, मतलब इसका दोनों को भाग दोगे, इसका इसमें भाग दोगे, जो आएगा अगर जोड़ोगे, अगर वैल्यू 1 से अधिक आ जा रही है, क्या हो जा रही है, अगर वैल्यू 1 से अधिक आ जा रही है, इसका मतलब क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग करोगे तो प्रॉफिटेबल होगा। अगर वैल्यू 1 आ रही है तो इंटरक्रॉपिंग ना ही प्रॉफिटेबल होगा, ना ही कोई हमारा हार्मफुल इफेक्ट आएगा। अगर वैल्यू 1 से कम आ गई, इसका मतलब क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग करना, इन दोनों फसलों को साथ में लो, वो लाभदायक नहीं है। तो लाभ लेने के लिए हमेशा LER की वैल्यू 1 से अधिक होनी चाहिए। अगर 1 से कम है तो उन दो फसलों को हम इंटरक्रॉपिंग के तौर पर नहीं ग्रो कर सकते हैं। ध्यान देना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, आप लोग नाम सुने में ग्रॉस क्रॉपेड एरिया, क्या होता है, ग्रॉस क्रॉपेड एरिया। जब ग्रॉस क्रॉपेड एरिया को नेट क्रॉपेड एरिया से डिवाइड कर देते हो और 100 से गुणा कर देते हो, इन दोनों के रेशियो क्या कहते हैं, हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। अभी इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितना है हमारा, लगभग 151%। कितना, 151%। निकालेंगे कैसे, क्योंकि ग्रॉस क्रॉपेड एरिया जो इंडिया का लगभग है हमारा 211 के आसपास है, सॉरी 208 के आसपास है मिलियन हेक्टेयर में, और जो नेट क्रॉपेड एरिया 141 यानी कि 141 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। आप कैलकुलेट करोगे लगभग 151 यानी 150 कुछ आएगा, हमारा हो गया ये। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, जो क्रॉप रोटेशन ले रहे हैं उस क्रॉप रोटेशन में कितने क्रॉप ले रहे हो, कितने क्रॉप ले रहे हो, डिवाइड बाई उसमें कितना समय लग रहा है, कितने ईयर में समय लग रहा है, इनटू कर दो 100। जो वैल्यू आएगी करने के बाद हमारा हो जाएगा क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अच्छा, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड क्या होता है ये भी जान लो, तो हम क्लीन कर देते हैं, सभी क्लीन करते हैं। ये क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड क्या होता है, जैसे आप इंटर क्रॉपिंग में कोई क्रॉप ले रहे हो या मल्टीपल क्रॉप में कोई क्रॉप ले रहे हो, तो इक्विवेलेंट यील्ड कैसे निकाला जाता है। जैसे जैसे मान लो हमें यील्ड निकालना वीट के इक्विवेलेंट, वीट के इक्विवेलेंट यील्ड निकालना है, किसका, ग्राम का आपके पास यील्ड है, किसका, ग्राम का यील्ड है। तो कैसे निकालोगे आप वीट इक्विवेलेंट यील्ड, ग्राम का वीट इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, क्या करोगे, ग्राम का जो यील्ड हुआ है, किसका यील्ड, इसका ग्राम का क्या हुआ है, ग्राम का जो यील्ड हुआ है इसका ग्राम का, वो करो, और ग्राम की जो प्राइस हो से गुणा कर दो इसका, ठीक है, ग्राम की प्राइस से गुणा कर दो रुपए में जितना हो, ठीक है। इसको केजी में रख देना और इसका केजी पर कितना रुपए इसका पैसा मिला है, MSP वगैरह कितना है, डिवाइड बाय क्या करना है, क्योंकि हमें वीट के इक्विवेलेंट में निकालना है, तो वीट के प्राइस से क्या करोगे आप भाग दे दोगे, और जो वैल्यू आएगी हमारा हो जाएगी वीट इक्विवेलेंट, यानी कि जो ग्राम का यील्ड हुआ है उसका वीट इक्विवेलेंट कितना होगा, ये फार्मूला हो जाता है, यील्ड ऑफ ग्राम इनटू प्राइस ऑफ ग्राम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वीट। ध्यान देना, हमारा होता है क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, पहले हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं, थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, 15, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा है 3, चौथा ऑप्शन है 131, ठीक है। ये ध्यान देना, जब भी ये पूछे, नॉर्मली कोई किसी के अकॉर्डिंग ना पूछे, तो आप लोग हमेशा अगर क्लाइमेटिक जोन पूछ रहा है और किसी के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा है तो हमेशा प्लानिंग कमीशन वाला लगाना, किसका, प्लानिंग कमीशन वाला लगा देना। और प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो होता है कितना होता है, लगभग 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया, कितने, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। और कौन से प्लानिंग में आया था, दिया गया था हमारा जो 7th 5 ईयर प्लान जो था, 7th 5 ईयर कब था, 1985 से लेकर 90 तक चला था। इसी के बीच 1989 में ये हमारा दिया गया था क्लाइमेटिक जोन वाला क्लासिफिकेशन, इसने दिया था प्लानिंग कमीशन ने, और इसका भी नाम क्या हो गया, नीति आयोग। क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो नीति आयोग के द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन था, उसके द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। लेकिन ICR के कॉम्प्लेक्स है NARP, क्या होता है, NARP,
इसने जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था एग्रो क्लाइमेटिक जोन का, वो कितना दिया था 131, ये ध्यान देना, ठीक है। तो अगर नॉर्मली पूछेगा तो आप लोग 15 बता दीजिएगा, अगर अकॉर्डिंग पूछेगा तो अकॉर्डिंग बता दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का है, कैलकुलेट क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ पैडी, ध्यान देना पैडी दिया है और क्या दिया है डैश मस्टर्ड प्लस वीट, पैडी डैश मस्टर्ड प्लस वीट डैश ब्लैक ग्राम, हम लोग निकालते हैं। ऑप्शन दिया भी, ऑप्शन देख लेंगे, 200 दिया, 166 दिया, 300%, 150, हम लोग देखते हैं क्या दिया है। पैडी दिया है, पैडी दिया है, डैश है मस्टर्ड प्लस वीट, उसके बाद डैश क्या दिया है ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम। अच्छा, हमें निकालना है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। फार्मूला क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन में कितने क्रॉप लिए हैं, नंबर ऑफ क्रॉप, और डिवाइड बाय समय कितना लगा है। क्रॉप रोटेशन में समय कितना लगा है वो किस में लिखना है, ईयर में लिखना है, इंटू कर देना है 100। हम देखते हैं नंबर ऑफ क्रॉप कितना है, रोटेशन में नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है। एक क्रॉप एक हुई हमारी, दूसरी क्रॉप हमारी ये हो गई। हमेशा ध्यान देना जो इंटर क्रॉपिंग है मिक्स क्रॉपिंग होती है, उसको दो फसल ना मान के उसको हम एक ही फसल मानते हैं। 1 2 और जायद हम ले लिए ब्लैक ग्राम, कितना हो गया 3 फसल हो गई। और टाइम कितना हो गया, खरीफ रबी जायद, यानी कि 1 साल हो गया, इंटू कर दो 100, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग 300%। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 300% है, कहीं आंसर हमारा हो गया 300%। तो इसे कुछ प्रिंसिपल होते हैं इसके, हमेशा ध्यान देना, जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हो कुछ इसके होते हैं प्रिंसिपल, हमेशा ध्यान देना। जब भी इंटरक्रॉपिंग दिया हो तो हमेशा उसको एक फसल मानोगे, कोई लिखना चाहो लिख लो। जब भी इंटरक्रॉपिंग दिया होगा उसको क्या करोगे, एक फसल मान के करोगे, काउंट करोगे। दूसरी बात, जो ग्रीन मैन्यूर वाली क्रॉप होती है, कौन होती हैं, जो ग्रीन मैन्यूर वाली क्रॉप होती हैं, उनको क्रॉप की संख्या में, फसलों की संख्या में नहीं काउंट करते हैं। क्या करते हैं, फसलों की संख्या में नहीं काउंट करते हैं। और जो फैलो होता है, देखो जब भी अगर मान लो कोई सीजन में अगर क्रॉप नहीं दी उसको फैलो मान लेना। और फैलो को हमेशा क्या करते हैं कि टाइम में काउंट करते हैं। क्या करते हैं, टाइम में काउंट करते हैं। 2-3 चीजें ये, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग को एक फसल मानोगे, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप को फसल की संख्या में नहीं काउंट करोगे, और फैलो को जो है सीजन में काउंट करोगे। ये प्रिंसिपल फॉलो करोगे। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, हु डिस्कवर्ड द रिलेवेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टीरिया। जो नाइट्रोबैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में सबसे पहले जो डिस्कवरी है उसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था, ध्यान देना। अच्छा, नाइट्रोबैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रोबैक्टीरिया वो होते हैं जो अमोनिकल फॉर्म वाले नाइट्रोजन को, कौन से फॉर्म वाले, अमोनिकल फॉर्म वाले नाइट्रोजन को किसमें बदलेंगे, पहले नाइट्राइट में बदलेंगे, देन उसको किसमें बदल देंगे, नाइट्रेट को। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हमारा नाइट्रिफिकेशन। यहाँ काम करता है नाइट्रोसोमोनास और यहाँ काम करता है हमारा नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों को मिला के है क्या कहते हैं, हमारा नाइट्रोबैक्टीरिया। ठीक है, ये पूछ रहा है कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के बारे में सबसे पहले बताया किसने था। ठीक है, क्या इसके महत्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ऑप्शन है बैसिन गोल्ड, दूसरा है बेजरिंग, ठीक है, और तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। ध्यान देना, जो बैसिन गोल्ड थे ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। उन्होंने क्या दिया था, फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट। क्या दिए थे, फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे पल्स होते हैं, पल्स नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं, स्पेशली जो राइजोबियम होता है। क्या होता है, राइजोबियम के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। राइजोबियम को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था, बेजर्निक ने किया था। ठीक है, अच्छा, राजेंद्र प्रसाद क्या किए थे, आप लोग नाम सुने होंगे, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के बारे में सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने बताया था। तो ऑप्शन ही नहीं, क्या हो जाएगा हमारा, नॉन ऑफ दीज। अच्छा, एक्चुअल में किसने बताया था, तो कौन से नाइट्रोबैक्टीरिया के बारे में बताए थे, जो हमारे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के होंगे फादर, और कहा ना बिनो डेग्रेडेस्की ना, बिनो डेग्रेडेस्की। ये बिनो डेग्रेडेस्की साहब क्या किए थे, यही जो होते हैं नाइट्रोबैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले बताए थे, और यही जो होते हैं हमारे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर, उसके सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर। ठीक है, तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर यही हैं, और यही बिनो डेग्रेडेस्की सॉइल जो हमारे नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन सॉइल would be supply of NPK kg per hectare without external supply of nutrient। ठीक है, जो हमारी भारतीय मृदाएं होती हैं
वो जो होता है पर हेक्टेयर कितना एनपीके जो होते हैं सप्लाई कर सकते हैं बिना फर्टिलाइजर के डाले। उसने ऑप्शन दिया है 78 14 76, मतलब एनपीके की बात कर रहे हैं। 100 50 50 25 75 25 और 75 15 90 में ध्यान देना, डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। जो हमारी इंडियन सॉइल उनकी कैपेसिटी है कि बिना फर्टिलाइजर के डाले ये लगभग 78 केजी नाइट्रोजन, 14 केजी फास्फोरस और 76 केजी पोटेशियम दे सकती है। कैपेसिटी हमारे इंडियन सॉइल की, तो आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, जितनी हमारी सीरियल क्रॉप होती है उसमें एनपीके का रेशियो कितना हो सकता है, कितना होता है 4:1, 4:1। इसका मतलब क्या होता है, इन 4 के रेशियो नाइट्रोजन होगा, 2 के रेशियो में फास्फोरस और 1 के रेशियो में पोटेशियम। अगर हम बात करेंगे, ये हमारा होगा सीरियल, हमारी होगी पल्स, इनमें कितना डालते हैं 1 2 1। ये पूछता है क्वेश्चन, 1 के रेशियो नाइट्रोजन, 2 में फास्फोरस और 1 में हमारा क्या होता है पोटेशियम। एनपीके फास्फोरस जो होता है, सॉरी, इसमें जो हम डालते हैं नाइट्रोजन, क्यों कम डालते हैं पल्स में, क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए इसके रूट में पाया जाता है नोड्यूल, और उस नोड्यूल में होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। द जीनस ओराइजा इंक्लूड डैश डैश स्पीसीज। जो हमारा ओराइजा जीनस होता है धान का, उसमें कितने स्पीसीज आते हैं, यानी कि ओराइजा जीनस के कितने स्पीसीज होते हैं। ऑप्शन आपको दिया है 14 दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है 22 स्पीसीज, और तीसरा दिया है 24 यानी 24, और चौथा दिया है 30 स्पीसीज। ये ध्यान देना, जो हमारा ओराइजा जीनस होता है, ओराइजा जीनस में कितने स्पीसीज आते हैं बताओ, हम बता दे रहे हैं कितने होते हैं, 24 स्पीसीज आते हैं। ध्यान देना, जो हमारा ओराइजा जीनस क्या होता है, ओराइजा जीनस है, इसमें कितने स्पीसीज आते हैं 24। ऐसे याद कर लो, धान में जो होता है क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 2n कितना होता है 24, और जितना 2n होता है उतना ही इसमें स्पीसीज पाए जाते हैं ओराइजा में। ठीक है, ये ध्यान देना, इसमें लगभग 22 स्पीसीज जो हैं, 22 स्पीसीज कैसी हैं, वाइल्ड टाइप की, कैसी हैं, वाइल्ड टाइप की हैं। ठीक है, इन्हें रेड राइस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनका एंडोस्पर्म क्या होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए वाइल्ड राइस को क्या बोलते हैं, रेड राइस। तो 22 स्पीसीज क्या वाइल्ड टाइप की हैं, और 2 स्पीसीज जो हैं, 2 कितनी, 2 स्पीसीज जो हैं इनका कल्टीवेशन करते हैं। तो कल्टीवेटेड स्पीसीज जो है, कल्टीवेटेड स्पीसीज कितनी हमारी 2 हैं, और इन दोनों स्पीसीज का क्या नाम है, एक हमारा ओराइजा ग्लेबेरिमा, क्या है, ओराइजा ग्लेबेरिमा, और दूसरा क्या ओराइजा सटाइवा। कितनी है, दूसरा होता है ओराइजा सटाइवा। लेकिन इसमें भी पूछेगा कि किसका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है दोनों में से, तो ओराइजा सटाइवा का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है, और ओराइजा ग्लेबेरिमा का कल्टीवेशन कम होता है। और ये स्पेशली जो होता है हमारा अफ्रीका में ग्रो होता है, कहाँ, अफ्रीका में, एशिया वगैरह में जो हमारा होता है ओराइजा सटाइवा। और ओराइजा सटाइवा की भी 3 सब स्पीसीज है, ध्यान देना कितनी, 3 सब स्पीसीज है। एक होता है हमारा इंडिका, कौन सी है, इंडिका। एक होती है हमारा जापोनिका, और तीसरी होती है जावानिका, कौन सी होती है, जावानिका। ठीक है, तो इंडिका, जापोनिका, जावानिका। इंडिका का कल्टीवेशन क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया में होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया, स्पेशली इंडिया वाले एरिया में। जापोनिका का कल्टीवेशन जो होता है टेम्परेट रीजन में होता है, स्पेशली जापान वाले एरिया में, और इंडोनेशिया का एरिया साउथ ईस्ट एरिया में होता है, यानी कि इंडोनेशिया वाले एरिया में। तो जावानिका वाला जो होता है उसका एरिया कहाँ है, इंडोनेशिया यानी साउथ ईस्ट वाले एरिया में। तो 3 स्पीसीज है। ठीक है, और इंडिया में किसका कल्टीवेशन ज्यादा होता है, इंडिका का, जो हमारी इंडिका सब स्पीसीज है उसका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 है, द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज। जो चावल का पुष्पक्रम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला दिया है पेनिकल, दूसरा ऑप्शन दिया है स्पाइकलेट, तीसरा है ईयर, और चौथा है सिलिकुआ। ठीक है, तो जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स होता है। तो स्पाइकलेट तो कहेंगे नहीं, ग्रुप का होता है, तो जो ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट होता है उसका नाम होता है पेनिकल। ठीक है, ये ध्यान देना, इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, पेनिकल। पूछता है पेनिकल और किस क्रॉप के इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं, हमारा होता है सोरगम, क्या होता है, सोरगम। और हमारा मैंगो के भी इन्फ्लोरेसेंस यही कहलाता है, मैंगो। तो पेनिकल जो होता है हमारा मैंगो, सोरगम और पैडी का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अच्छा, स्पाइकलेट्स किसका होता है, ठीक है, ईयर या स्पाइक या स्पाइकलेट्स किसका होता है, हमारा होता है वीट और बार्ले। ईयर, स्पाइक या स्पाइकलेट कहीं बात कर दिया तो हमेशा ध्यान देना वीट और किसका होता है, बार्ले का होता है। सिलिको की बात करेगा तो क्या होता है हमारा, ये सिलिको क्या होता है, फ्रूट टाइप होता है एक्चुअल में देखा जाए, और किसका होता है, मस्टर्ड होता है।
ग्लूकोज टाइप का फूड टाइप किसमें होता है, मस्टर्ड में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, डॉर्फ व्हीट, इसे मैक्सिकन व्हीट बोलते हैं ना, इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, जो डॉर्फ व्हीट है उसको इंडिया में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन क्या दिया है? पहला दिया है एनी बोरलॉग, इनका नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, पूरा नाम है, ठीक है। दूसरा हमारा एम एस स्वामीनाथन, मुकम्बो संभाशिवन स्वामीनाथन, और तीसरा ऑप्शन है सुब्रमण्यम, और चौथा ऑप्शन है बीपी पाल। तो कौन लाया था? आंसर पहले बताते फिर डिस्क्राइब करते हैं। इसका आंसर जो होता है 1962 में कौन लाए थे? 1962 से 63 में कौन लाए थे? हमारे एनी बोरलॉग साहब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बोरलॉग जो होते हैं इंडिया में सबसे पहले डॉर्फ व्हीट को लाए थे, लगभग 100 kg लाए थे और 4 वैरायटी लेके आए थे, ठीक है। और अच्छा एनी बोरलॉग से रिलेटेड हैं, ये जो होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, चाहे वर्ल्ड की बात करेगा चाहे नॉर्मल की बात करेगा। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, क्या? नोबेल भी मिल चुका है किस क्षेत्र में? पीस के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में नोबेल इनको मिल चुका है, शांति के क्षेत्र में नोबेल इनको मिल चुका है। स्वामीनाथन क्या, ये भी ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं, लेकिन कहाँ? ये इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं। कहाँ? इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं। और ये भारत रत्न है, क्या है? भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं, भारत रत्न से भी नवाजे जा चुके हैं। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिल चुका है, वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिल चुका है। और ये नेशनल फार्मर कमीशन के चेयरमैन भी, पहले चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और डॉक्टर सुब्रमण्यम क्या थे? ये क्या थे हमारे, जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, क्या जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस टाइम क्या थे हमारे? क्या थे हमारे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्या थे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है, ध्यान देना। और बीपी पाल साहब क्या थे? ये हमारे आईसीएआर के फर्स्ट डीजी थे। कौन? फर्स्ट डीजी। तो आईसीआर के पहले डीजी बीपी पाल, और आईसीआर के अभी के डीजी कौन है हमारे? हिमांशु पाठक है। कौन है? हिमांशु पाठक, ठीक है, हिमांशु पाठक हमारे आईसीआर के डीजी हैं। और ये पूछता है ग्रीन रिवोल्यूशन का आप लोगों को फादर जान लिया कि वर्ल्ड में हमारे बोरलॉग साहब हैं और इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन साहब हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? कौन दिया था? विलियम गार्ड। कौन दिए थे? विलियम गार्ड साहब दिए थे ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है 16, क्या दिया है? द इनफ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन है, शुगर केन का जो इनफ्लोरेसेंस होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या दिया है? एरो, पेनिकल, कैपिटुरम और रेसिमोस। ध्यान देना, देखो पहला इसे काट दिया करो लोग, पेनिकल तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये होता है सोरगम का, मैंगो का भी बताए ना, सोरगम का, मैंगो का, पैडी का, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ध्यान देना, ऐसे काटा करो आप लोग। रेसिमोज किसका होता है? मस्टर्ड का होता है, क्या होता है? मस्टर्ड का होता है। कैपिटुलम किसका होता है? हमारा सनफ्लावर का होता है, क्या होता है? सनफ्लावर का होता है। बचा क्या हमारा? होगा एरो। तो हमारे शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है? एरो। और यही जब इन्फ्लोरेसेंस निकलता है लगभग 1 साल बाद, उसको हमारा बोलते हैं एरोइंग। क्या बोलते हैं? एरोइंग। एरो के निकलने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? एरोइंग। और एरोइंग हमारा जो संबंधित है, किससे संबंधित है? शुगर केन से। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अर्धशाली शुगर केन इज प्लांटेड इन। जो अर्धशाली शुगर केन होता है उसको कब हम जो है प्लांटिंग करते हैं, उसका ना जो सेट्स होता है, कब सेट्स की सोइंग करते हैं? ऑप्शन दिया है जुलाई अगस्त, पहला ऑप्शन है जुलाई अगस्त, दूसरा जनवरी फरवरी, तीसरा ऑप्शन है फरवरी मार्च, और चौथा ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर। इसको बीबीआईपी लगा लेना, क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, बीबीआईपी क्वेश्चन बहुत आता है। जो हमारा अर्धशाली शुगर केन होता है उसकी जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं जुलाई से अगस्त में, ठीक है। जो शुगर केन का 3 टाइम होता है बोलने का, किसका? शुगर को हम शॉर्ट में यस डिवाइड बाई सी लिखते हैं। शुगर केन का 3 टाइम होता है सोने का, मतलब सोइंग करने का, सॉरी सोइंग करने का 3 टाइम होता है। एक हमारा होता है इकसाली, नाम दिया गया है इसका इकसाली। इसकी सोइंग जो हमारी करते हैं लगभग फरवरी मार्च में, तो करते हैं फरवरी मार्च में करते हैं, ठीक है। एक होता हमारा होता है ऑटम, ऑटम शुगर केन, इसकी सोइंग लगभग करते हैं हम लोग अक्टूबर से लेकर नवंबर तक करते हैं। और हमारा होता है अर्धशाली, क्या होता है? अर्धशाली, इसकी सोइंग हम करते हैं जुलाई अगस्त में, कब करते हैं? जुलाई अगस्त में। ध्यान देना,
नाम इसका अर्धसाली लगा है, लग रहा होगा 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन ये होता है कितने महीने में? 18 मंथ में होता है। कितने मंथ में तैयार होता है? 18 मंथ में तैयार होता है। और ये दोनों कितने मंथ में होते हैं? लगभग 12 मंथ में, यानी कि 1 साल के क्रॉप है। ठीक है, तो अर्धसाली वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन? देखो, शुगर केन की जो ट्रांसप्लांटिंग होती है ना, उनकी जो स्टेम होती है उसे कटिंग्स होती है, और उस कट को बोलते हैं सेट्स। क्या बोलते हैं? सेट्स। कई बार एग्जाम में यही पूछा जा चुका है कि शुगर केन के सीड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेट्स। जो उसकी कटिंग होती है उसको बोलते हैं सेट्स। ये बोल रहा है कि नॉर्मली 1 हेक्टेयर सोइंग के लिए, नॉर्मली 1 हेक्टेयर की सोइंग के लिए कितने सेट्स लगते हैं? क्या बोल रहा है? नॉर्मली 1 हेक्टेयर की सोइंग के लिए कितने सेट्स लगते हैं, और ये नहीं पूछा है कि कितने बड वाला चाहिए। ठीक है, चलो हम पढ़ लेते हैं पहले। तुम्हारे लगते हैं सेट्स, तुम्हारे सेट इसके लगते हैं, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है 3 बड वाला सेट, जिसमें 3 बड होते हैं। एक होता है 2 बड वाला, एक होता है 1 बड वाला। अगर 3 बड वाला होगा, 3 बड वाला और 2 बड वाला, सबको बता दे रहे हैं अलग अलग, और होता हमारा 1 बड वाला। ठीक है, अगर 3 बड वाला होगा लगेगा 35 से 40। कितना लगेगा? 35,000 से लेकर 40,000, 40,000 सेट्स लगेगा। अगर 2 बड वाला हो तो लगभग लगता है लगभग 50,000 से लेकर 55,000 सेट। अगर 1 बड वाला है तो 1,25,000 सेट। ठीक है, तो ध्यान देना। लेकिन ये तो ऐसे दिया रहेगा जब बड दिया रहेगा, जब बड ना दिया हो तो हमेशा 3 बड वाला मान लेना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस यही है। जो ज़्यादा फेमस है कि कितने बड वाला ग्रुप किया जाता है? 3 बड वाला। और जब नॉर्मल ये ना दिया हो कितने बड वाला पूछ रहा है सेट्स वगैरह, तो क्या लगाओगे आप लोग? ये 3 बड वाला लगा देना। और 3 बड वाले कितना होता है? लगभग 35 से 40। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 से 40,000 सेट्स पर हेक्टेयर। अच्छा, अगर कुंटल में पूछेगा तो कुंटल में अगर पूछता है नॉर्मली तो 80 से 85 कुंटल सेट्स पर हेक्टेयर। ध्यान देना, 80 से 85 कुंटल लगता है। अगर बड सेट्स की बात करेगा तो बता देना 1000 में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर टिलरिंग स्टेज इन व्हीट? जब व्हीट में टिल्लिंग होती है उस समय जो होता है सबसे अच्छा टेम्परेचर क्या माना जाता है, या ऐसा टेम्परेचर जिसपे व्हीट में टिल्लिंग सबसे बेस्ट होती है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 16 से 20, तीसरा 20 से 23, और चौथा 23 से 25। ये ध्यान देना, जब व्हीट में टिल्लिंग होती है वो महीना थोड़ा होता है ठंडी का महीना, और उस महीने को लगभग हमारा कहते हैं, मान लो अगर हम अक्टूबर के लास्ट में स्विंग कर दिए, नवंबर के फर्स्ट वीक में कर दिए, तो टिल्लिंग कब शुरू होगी? लगभग 1 महीने बाद सही से टिल्लिंग होगी। और टिल्लिंग कब होगी? लगभग नवंबर के लास्ट में। अगर नवंबर की अर्ली स्टेज सोई कर रहे हो, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में टिल्लिंग बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। उस समय होता है टेम्परेचर थोड़ा डाउन। क्या होता है? थोड़ा डाउन। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, 10 से 15 तो होगा नहीं उस टाइम, तो सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर माना जाता है 16 से 20। अगर इस बीच है तो इस पर टिल्लिंग सबसे बढ़िया होती है। तो टिलरिंग के समय जो टेम्परेचर चाहिए 16 से 20। अच्छा, लिख लो सबका व्हीट में। सोइंग के टाइम चाहिए, सोइंग टाइम सबसे बेस्ट टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए सोइंग के टाइम। और टिल्लिंग टाइम चाहिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो मैक्सिमम वेजिटेटिव स्टेज होता है, मैक्सिमम वेजिटेटिव स्टेज, उस समय चाहिए आपका 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। कितना? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 23, 20 से 23। और हार्वेस्टिंग के टाइम, क्या मैच्योरिटी के, तो हार्वेस्टिंग के टाइम होना चाहिए आपका लगभग 23 से 25 माना जाता है सबसे बेस्ट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर का सिनेरियो होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा ये पूछता है सोइंग वाला और टिलरिंग वाला। सोइंग के टाइम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और टिलरिंग के टाइम 16 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर बेस टेम्परेचर पूछेगा इसके लिए, बेस टेम्परेचर आप लोग बता दीजिएगा कितना होता है? लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस। बेस टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस होता है व्हीट के लिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राइजिंग अप क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड एज? जो कम से कम जुताई करके जब हम फसलों को लेते हैं उस तरह फसलों को लेने की क्रिया को क्या कहते हैं ना, तो या उस तरह के टिलेज को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है जीरो टिलेज। क्या दिया है? जीरो टिलेज। दूसरा दिया है मिनिमम टिलेज। तीसरा दिया है नो टिलेज। और चौथा दिया है भी टिलेज। ध्यान देना, बोला टिलेज तो होगा लेकिन क्या होगा?
कम मात्रा में टिलेज होगा। जितना हम कन्वेंशनल टिलेज में करते हैं उतना टिलेज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा टिलेज कम होगा। तो क्या हो सकता है, जीरो में, तो जीरो में देखो हमेशा क्या करेगा कि जो हमारा प्राइमरी टिलेज होता है बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। जीरो में अगर बात करेगा, जो हमारा सेकेंडरी टिलेज होता है उन्हें रो जोन में करते हैं। कहाँ, रो जोन में करते हैं, ये तो होगा नहीं। नो टिलेज की बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो टिलेज होगा, ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हैवी टिलेज की बात ही नहीं कर रहा। हैवी का मतलब होता है कन्वेंशनल टिलेज, जिसमें हम क्या करते हैं कि 2 बार हम लोग मिट्टी प्लट से चलाते हैं, 2 बार कल्टीवेटर, 1 बार हैरो, तो हमारा हो जाता है कन्वेंशनल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम टिलेज, ध्यान देना। और बात करेगा मिनिमम टिलेज सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूएसए, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूएसए, ठीक है। और कब, 1974, कब, 1974 में यूएसए में, ठीक है। उस समय क्या होता, वहाँ डीजल का क्राइसिस आ गया था, तो कह रहे थे कि थोड़ा सा टिलेज वगैरह कम करो तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थोड़ा सा हटेगा। अच्छा, जीरो टिलेज भी कहाँ से आया था हमारा, ये भी हमारा आया था यूएसए से। कहाँ से आया था, यूएसए से। और कब आया था, 1950 में। और यही जीरो टिलेज इंडिया में कब प्रचलन में आया, 1980 के दशक, कब, 1980 के दशक में प्रचलन में आया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 20 क्वेश्चन हो गए खत्म, और आगे जब हम चीज लेके आएंगे तो देखा जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।